Hey guys, welcome to Study with Fascination. This is class 9 Science Olympiads chapter 10 Gravity part 2. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन. हमें गिवन स्टेटमेंट्स रीड करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. सबसे पहले है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ बॉडी. ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो हमारी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती. ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है हमारी g इज इक्वल टू gm/r². इसके अंदर जो हमारा g है ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जो हमारा कैपिटल M है ये है हमारी मास ऑफ अर्थ. और जो हमारा r² है ये है हमारा अर्थ की रेडियस. तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट का मास हमारा इंक्लूडेड नहीं है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी डिपेंड नहीं करती ऑब्जेक्ट के मास पर. तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट. अगली जो स्टेटमेंट है वो दी गई है हमें एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट की. तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड में लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी. ये भी स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी चेंज होती है हाइट के साथ साथ. डिफरेंट हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी डिफरेंट होती है, लेकिन इसमें लिखा गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, जो कि इनकरेक्ट है. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7. मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. हमारे पास दो कॉलम है फर्स्ट और सेकेंड. हमें इनको मैच करना है. सबसे पहले है ए जी एट हाइट एच. जो हमारी वैल्यू है जी की हाइट एच पर वो हमारी होती है जी इंटू 1 - 2h/r, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में. तो ए का है हमारा फर्स्ट. इसके बाद है बी जी एट डेप्थ एच. जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी क्या वैल्यू होगी अगर जो हमारी डेप्थ है वो हमारी h है. तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. तो जो हमारी g की वैल्यू है डेप्थ h पर वो हमारी होती है g इंटू 1 - h/r. तो इसके बाद है सी g एट पोल्स. जो हमारे g की वैल्यू है पोल्स पर वो हमारी होती है मैक्सिमम. तो इसका है हमारा फोर्थ. पोल्स पर g की वैल्यू मैक्सिमम इसीलिए होती है क्योंकि जो अर्थ की शेप है वो हमारी कुछ इस तरह से है. और ये जो हमारा डिस्टेंस है सेंटर से लेकर पोल्स तक ये हमारा कम होता है. तो डिस्टेंस कम होने से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज होती है. इसके बाद डी. अब हमें बतानी है नॉर्मल जी की वैल्यू. तो वो हमारी इक्वल होती है gm/r² के. तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का सेकंड. तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8. एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज L1 इफ द 1 ईयर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू d डेज 1 ईयर ऑफ अनदर प्लेनेट हुज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज L2 विल बी. तो हमें दिया गया है एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, यानी कि जो अर्थ का ऑर्बिट है उसकी हमें रेडियस दी गई है वो है हमारी L1. और जो अर्थ के अंदर एक साल होता है वो हमारा होता है d डेज का. एक साल का यहाँ पर मतलब है एक रिवॉल्यूशन. किसी प्लेनेट का एक रिवॉल्यूशन उसका एक साल के बराबर होता है. तो अर्थ का एक साल हमारा बराबर होता है d डेज के. और किसी दूसरे प्लेनेट का जो एक साल है जिसका डिस्टेंस सन से L2 है वो हमारे कितने डेज के बराबर होगा. तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं केपलर्स थर्ड लॉ. तो केपलर्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई प्लैनेट हमारा रिवॉल्व करता है किसी ऑर्बिट में, तो कोई प्लैनेट हमारा रिवॉल्व करता है किसी ऑर्बिट में, तो उसके टाइम पीरियड में और ऑर्बिट के रेडियस में एक रिलेशन होता है जो है हमारा t² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³. यहाँ पर t का मतलब है हमारा टाइम पीरियड और जो हमारा r है ये है हमारा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. तो ये जो हमारा स्क्वायर है अगर हम इसको राइट साइड में लेकर आएँ
तो हमें मिलेगा t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मल्टीप्लाई 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्लैनेट का टाइम, तो प्लैनेट के टाइम को हम मान लेते हैं d डैश। तो d डैश हमारा इक्वल होगा रेडियस पावर 3/2 के, और रेडियस है हमारी L2, तो d डैश हमारा इक्वल होगा L2 की पावर 3/2 के, और जो हमारा d है वो हमारा इक्वल है d इज इक्वल टू L1 की पावर 3/2 के, क्योंकि रेडियस हमें दी गई है अर्थ की L1। तो इन दोनों इक्वेशन को करते हैं डिवाइड, तो d डैश इज इक्वल टू L2 की पावर 3/2, इसको हम डिवाइड करते हैं d इज इक्वल टू L1 की पावर 3/2 से, तो हमें मिलेगा d डैश अपॉन d इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 की पावर 3/2। जो हमारा d है इसको हम लेकर आएंगे राइट साइड में, हमें मिलेगा d डैश इज इक्वल टू d मल्टीप्लाई बाय L2 अपॉन L1 की पावर 3/2। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, d इंटू L2 अपॉन L1 की पावर 3/2। ये हमारे डेज होंगे किसी दूसरे प्लेनेट के। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले है फर्स्ट, इफ़ वी ड्रॉप ए 10 kg आयरन बॉल एंड 1 kg एल्यूमिनियम बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाई प्लेटफॉर्म इनसाइड ए माइन, देन बोथ विल रीच द फ्लोर एट द सेम टाइम। इसमें लिखा गया है अगर हम 10 kg की बॉल को और 1 kg की बॉल को एक साथ ड्रॉप करेंगे तो वो दोनों एक टाइम पर रीच करेंगी फ्लोर पर। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारी डिपेंड नहीं करती ऑब्जेक्ट के मास पर। तो जो हमारा टाइम होगा दोनों बॉल्स का वो हमारा सेम होगा, क्योंकि दोनों पर इक्वल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा और दोनों के अंदर इक्वल एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए दोनों हमारी सेम टाइम पर रीच करेंगी फ्लोर पर। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद है बी, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इंक्रीजेज व्हेन देयर मास आर इंक्रीज्ड एंड डिस्टेंस इज रिड्यूस्ड। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडीज़ के बीच में वो इंक्रीज़ होता है अगर उनका मास हमारा इंक्रीज़ हो और उनका डिस्टेंस हमारा रिड्यूस हो। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। अगर मास इंक्रीज़ होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज़ होगा, अगर डिस्टेंस हमारा रिड्यूस होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज़ होगा। तो ये स्टेटमेंट है करेक्ट। इसके बाद है सी, वी डू नॉट ऑब्जर्व स्मॉल ऑब्जेक्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंसेस द ग्रेविटेशनल पुल। तो इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है जो हमारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है दो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव इसीलिए नहीं करते क्योंकि जो इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल है वो हमारा बैलेंस हो जाता है फ्रिक्शनल फोर्स से। ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। जो इन बॉक्सेस और सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है वो बैलेंस कर देता है ग्रेविटेशनल पुल को, इसीलिए ये दोनों बॉक्स एक दूसरे की तरफ मूव नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। इसके बाद है डी, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अप द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज ज़ीरो बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो। तो इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो हमने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका तो ऊपर जाकर उसकी वेलोसिटी हो जाती है हमारी ज़ीरो। तो जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि है हमारा जी, वो भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। किसी बॉडी के टॉप मोस्ट पॉइंट पर रीच करने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा ज़ीरो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जो हमारी बॉडी थी वो पहले इस पॉइंट पर थी, इस पॉइंट पर उस पर लगा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि था नेगेटिव, क्योंकि वो उसको नीचे की तरफ पुल करता था। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था हमारा नेगेटिव, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में पुल करता था ऑब्जेक्ट को। उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हमारा यहाँ पर और उसकी स्पीड हमारी रिड्यूस हुई,
इस केस में भी जो हमारी ग्रेविटी है उसने उसको पुल किया नीचे, यानी कि इस केस में भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा नीचे की तरफ था और नेगेटिव था। और जब वेलोसिटी हो गई हमारी ज़ीरो, इस केस में भी जो हमारा ग्रेविटी है वो हमारी एक्ट करेगी और इस केस के बाद जो बॉडी है वो दोबारा गिरना स्टार्ट करेगी और दोबारा गिरते टाइम उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी क्योंकि वो नीचे की तरफ मूव करेगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ने अपना काम किया और ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिड्यूस किया। उसने अब ऑब्जेक्ट की स्पीड कर दी नेगेटिव। पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड हमारी पॉजिटिव थी और वो रिड्यूस होकर अब हो गई नेगेटिव। तो इस पॉइंट पर भी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारा एक्ट कर रहा था, तो वो हमारा ज़ीरो नहीं था। तो ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। रिया बाइज अ बैग ऑफ शुगर ऑफ वेट W एट ए प्लेस ऑन द इक्वेटर। शी टेक्स इट टू अंटार्कटिका। द वेट ऑफ शुगर बैग एट अंटार्कटिका increases. Option number B decreases. Option number C remains same as the weight at a place on equator. Option number D cannot be said. तो इस क्वेश्चन में लिखा गया है हमने बाय किया एक शुगर बैग जिसका वेट था W और उस शुगर बैग को हमने बाय किया था इक्वेटर पर और उस बैग को हम ले गए अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में लेकर जाने पर जो उसका वेट है वो हमारा इंक्रीज़ होगा या वो डिक्रीज़ होगा या वो सेम रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। शुगर बैग का वेट हमारा इंक्रीज़ होगा क्योंकि जो अंटार्कटिका है वो है हमारा पोल पर और पोल पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारी मैक्सिमम होती है। तो जो हमारा शुगर बैग है उस पर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और उसका वेट हमारा ज़्यादा होगा। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज। अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता मास, तो जो हमारा मास है वो हमारा सेम रहता, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वेट। वेट हमारा डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा इंक्रीज़ हो गया तो जो वेट है वो भी हमारा इंक्रीज़ होगा। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।